हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है कैटालिसिस, इस कैटालिसिस का हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं और इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं और उसमें से जो फर्स्ट है वो है जियोलाइट्स। क्लियर, जियोलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली जियोलाइट्स को हम यहां पर बोलेंगे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, क्योंकि हमारा पार्ट ही चल रहा है कैटालिसिस, तो हम यहां पर इसको कैटलिस्ट तो बोलेंगे लेकिन कौन सा कैटलिस्ट बोलेंगे? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। क्लियर। तो हम हमारा जो आज का टारगेट है बच्चों, वो हमको देखना है जियोलाइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर जियोलाइट्स, हाउ दे वर्क, उनका एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करते हैं। तो वेरी फर्स्ट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, तो हमको पहले ही से मालूम चल गया इसके नाम से कि यहाँ शेप का या साइज का बड़ा इंपॉर्टेंस होगा, उसी के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर उसके बारे में बता पाएंगे। तो जियोलाइट्स और ऑल्सो नोन एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो जियोलाइट्स आर कैटलिस्ट, देखिए पहली बात जो हमने कही उसको यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जियोलाइट्स आर कैटलिस्ट। ओके, नेचुरली और सिंथेटिक, अब ये दोनों हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन दे आर कैटलिस्ट। क्लियर। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि हम जो पढ़ने वाले हैं जियोलाइट, ये जियोलाइट एक कैटलिस्ट है जो नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है, मतलब मेड बाय मैन मेड भी हो सकता है। The catalytic reactions depends upon the pore size। मैंने आपसे कहा था ना कि इसको हम शेप सेलेक्टिव बोलते हैं। तो जो कैटालिसिस का जो कैटलिस्ट का जो काम होगा वो डिपेंड करेगा पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के अंदर जो पोर्स होंगे, होल्स होंगे, उनकी क्या साइज है। क्लियर। ऑलराइट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, a catalyst, and the process is called shape selective catalysis। तो हमने सेकंड पॉइंट यहां पर आपको समझाने की, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये कैटलिस्ट है, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक। सेकंड बोला कि जो कैटलिस्ट होगा ये जियोलाइट, उसकी जो प्रोसेस होगा, उसका जो इफेक्ट होगा, उसकी जो एप्लीकेशन होगी, उसका जो वर्किंग होगा, उसका जो कैटलिस्ट करने का जो वर्किंग होगा किसी रिएक्शन को, डिपेंड्स ऑन पोर साइज। क्लियर, डिपेंड्स ऑन पोर साइज। पोर यू नो वेरी वेल कि अगर ये कुछ मैंने दिया है यहाँ पर, क्लियर, तो इसमें जो ये होल होते हैं दे आर कॉल्ड पोर। अब कोई छोटा है, कोई अलग 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 शेप का है, पर ये सब पोर कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड पोर। क्लियर, ये आपका पोर है और हर पोर का शेप भी अलग हो सकता है, साइज भी अलग हो सकती है। तो ये जो कैटालिसिस वाला सारा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पोर का साइज क्या है और शेप क्या है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। क्लियर। नाउ अब बेसिकली जियोलाइट्स है क्या, उसकी बात करते हैं। बेसिकली ये जियोलाइट तो है, जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट। क्लियर, ये आपको आना चाहिए कि बेसिकली जियोलाइट्स है क्या है। तो जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट विद जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला है यहाँ पर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, m x/m Al2 होल x SiO2 y एंड MS2। अब एक एक को बता देते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो व्हाट इज दिस m, पहले इस m की बात करते हैं। तो m इज मे बी Na+, K+ और Ca+2, मतलब m इज मेटल। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया कि m जो होगा वो मेटल होगा और वो भी आपका एक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। जो यहाँ पर N है, वैलेंसी ऑफ मेटल केटायन, ये जो इसके ऊपर वैलेंसी यहाँ पर लगी हुई है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, ये N है आपका। तो जहां जहां हमने N लिखा है उसका मतलब है वैलेंसी ऑफ मेटल केटायन। अब हमने M भी लिखा है, M का मतलब है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जब हीट करते हैं तो इतने वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से बाहर निकल जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये M जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल के नंबर को बताता है। X और Y तो कोई भी नंबर है एल्यूमिना के और सिलिकेट के,
और यहां पर जो ये आपका N है, ये N आपकी वैलेंसी है, कि वैलेंसी ऑफ मेटल केटायन। क्लियर? ये आपको सारा आना चाहिए। और M जो है वो आपका मेटल है, M जो है वो आपका मेटल है। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट आई थिंक बिल्कुल सब लोगों का क्लियर हो गया, सब बच्चों का, कि जियोलाइट क्या है। तो आपका जवाब आना चाहिए जियोलाइट्स एल्यूमिनोसिलिकेट। ये और मैंने हाईलाइट कर दिया। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, तो एक बार और हाईलाइट कर लिया, MX/N एल्यूमिना Al2AlO2X, नंबर कोई भी हो सकता है, सिलिकेट SiO2y एंड MS2O वाटर का नंबर है। क्लियर? तो ये आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट्स की बात करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं यहां पर। क्लियर? देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट के लिए हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, अब आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, हनी बी का, तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं ना आप, ये लाइक ए फुटबॉल या हनी का एक जो छत्ता होता है, बी होता है। तो जियोलाइट में बी कंसिडर्ड एज ओपन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका इन विच ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। वापस बोल रहा हूं, जियोलाइट में बी कंसिडर्ड एज ओपन स्ट्रक्चर, ये देखिए एक ओपन स्ट्रक्चर है, इन विच silica structure of silica in which trivalent aluminium has been substituted in a tetravalent site. Clear? क्योंकि silicon is tetravalent like carbon and occupied by silicon atoms, occupied by silicon atoms। तो पहले ध्यान से देखिए, जियोलाइट में बी कंसिडर्ड एज ओपन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका, जैसे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देख रहे हैं ना आप, ये बना हुआ है लाइक दिस, इन विच ट्राइवेलेंट, ये देखिए यहां पर इनके बीच में आप देखेंगे तो ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर +3 चार्ज है, इन विच ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड इन ए टेट्रावेलेंट साइड ऑक्यूपाइड बाय सिलिकॉन एटम। तो ये जो सिलिकॉन ने टेट्राहेड्रल बनाया, इसमें जो बीच में साइड है वहां एल्यूमिनियम आ जाता है। तो वापस बोल देता हूं, बार बार बोलने से याद होता है, आप इतना बोलते हैं क्या, इतना बोलिए। क्लियर? जियोलाइट में बी कंसिडर्ड एट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका, जो टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर बना था, इन विच ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड इन ए टेट्रावेलेंट साइट ऑक्यूपाइड बाय सिलिकॉन एटम, क्योंकि टेट्राहेड्रल साइड जो बनाएगा वो आपका सारा के सारा सिलिकॉन एटम बनाएगा। ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एटम ऑफ सिलिकॉन बाय एल्यूमिनियम। अब ये क्या होता है, देखिए, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम ऑफ सिलिकॉन। अब ये जो जगह जगह सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सिलिकॉन को आपने यहां से हटाया है और एल्यूमिनियम को आपने डाला है, तो हमने क्या लिखा है, सिलिकॉन को यहां से हटाया है और एल्यूमिनियम को आपने डाला है, तो आपने क्या लिखा, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एटम ऑफ सिलिकॉन बाय एल्यूमिनियम जनरेट 1 नेगेटिव चार्ज ऑन द एल्यूमिनोसिलिकेट फ्रेमवर्क, दिस चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द cation M4 of valency, and now this is very important. Due to substitution of an atom of silicon by aluminium, सिलिकॉन की टेट्रावेलेंसी होती है, एल्यूमिनियम इज ट्राइवेलेंट। देखो पहले आपको आना चाहिए, एल्यूमिनियम इज ट्राइवेलेंट मींस एल्यूमिनियम का वैलेंसी जो है वो आपका 3 है, 3 बॉन्ड बना सकता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इज ट्राइवेलेंट। क्लियर? ऐसा। बट सिलिकॉन इज टेट्रावेलेंट, 1 2 3, और अगर पहले सिलिकॉन होता तो ये 4, बट सिलिकॉन को आपने हटा दिया है और आपने एल्यूमिनियम रखा है, तो 3 बॉन्ड्स बनाएगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री ऑन एवरी सिलिकॉन। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन ने, अब एक तो फ्री बच गया, ये देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन, ये देखिए हर सिलिकॉन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। क्लियर? तो कीप इन माइंड, ये नेगेटिव जो एक्स्ट्रा चार्ज है इज सेटिस्फाई विथ, मैंने कहा था ना, Na+ मोनोवेलेंट, K+, ओके, दिस चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय केटायन M ऑफ वैलेंसी एंड उससे ये सेटिस्फाई होता है। तो आई थिंक ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया सब लोगों को कि ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिलिकॉन बाय एल्यूमिनियम जनरेट्स ए नेगेटिव चार्ज, बिकॉज सिलिकॉन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो
सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है लेकिन 3 बनाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राईवेलेंट है तो एक वैलेंसी रह जाती है। डेट वैलेंसी, वो नेगेटिव चार्ज जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको M+ लेना पड़ेगा, जो आपको मैंने फॉर्मूले के अंदर बताया है। ठीक है, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट इज पोरस। पोरस मतलब डॉट 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 उसके अंदर जो है वो हर जगह होंगे, तो पोरस है। ओके, जैसे आप छलनी होती है, कोई सीव होती है। void और पोर ऑक्यूपाइड बाय M मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये जो सिलिकॉन के अंदर जो पोर्स होंगे, जैसे ये सिलिकॉन, ये जो आपका पूरा मान लीजिए आपका जियोलाइट है, अब इसमें जो पोर है, इन सारे पोर के अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। इसलिए हमने कहा है कि M नंबर मतलब कितना भी नंबर हो सकता है। ओके, और ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट वन, जियोलाइट इज ए 3D सिलिकेट in which few silicon atoms substituted or replaced by aluminium। तो जी हमने पहले भी बताया कि जियोलाइट एक आपका 3 डायमेंशनल सिलिकेट है, उसमें कुछ सिलिकॉन को हटाकर एल्यूमिनियम आ जाएगा, इसीलिए तो इसको बोला एल्यूमिनो सिलिकेट। क्लियर, नेक्स्ट 6 पॉइंट देखते हैं। द कैटालिटिक एक्शन ऑफ जियोलाइट इज हाईली स्पेसिफिक, इट डिपेंड्स ऑन द पोर साइज। मैं बार बार बता रहा हूं कि जियोलाइट्स आर पोरस, और इसका जो कैटलिस्ट का प्रोसेस होगा वो डिपेंड करेगा कि पोर की साइज और शेप क्या है। क्लियर, जियोलाइट बिफोर यूजिंग एज कैटलिस्ट इन वैक्यूम्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज लॉस्ट। अब आपका मैंने अभी अभी बताया कि मान लीजिए ये आपका जियोलाइट है, और हमने आपसे कहा कि इस जियोलाइट के अंदर पोर है अलग अलग। ये देखिए, ये पोरस है, ये कोई छोटा है कोई बड़ा, अलग अलग में अलग अलग होंगे, पर ये पोर्स है सारे के सारे, ये हमने आपको बताया है। ये सारे पोर है, ये सारे पोर है, ऑल पोर्स, ये सारे पोर है। ठीक है, अब ये जो सारे पोर हैं, इन पोर में क्या था, तो हमने आपसे बताया था कि ये जो पोर है सारे, इन पोर के अंदर जो था वो वाटर था। इस पोर के अंदर सारा वाटर था, इन सारे पोर्स के अंदर वाटर था। ठीक है, ये जितने भी जो पोर्स है, इन पोर्स के अंदर वाटर था। तो पहले वैक्यूम में इसको हीट देते हैं, वैक्यूम में इसको हीट देंगे, जब टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, इसमें से सारे में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो पहले हम ये काम, जियोलाइट्स बिफोर यूजिंग एज कैटलिस्ट इन वैक्यूम सो वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज लॉस्ट एंड एज ए रिजल्ट जियोलाइट बिकम्स पोरस। अब यहाँ पर केवल ये हट जाएगा, तो केवल ये पोरस बच जाएगा। ठीक है, बराबर। नाउ एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट, तो जियोलाइट्स itself act as water softener। ओके, वाटर में से जो हार्ड है सॉल्ट्स को हटाने के काम में आता है। एल्कोहल को पेट्रोल या गैसोलीन में बदलने के काम में आता है, और उसके लिए जो बेस्ट जियोलाइट है वो ZSM-5 है। क्लियर, जो एल्कोहल को गैसोलीन में चेंज कर देता है। तो ये पूरा जो है वो इट इज ऑल अबाउट जियोलाइट। ZSM-5 इज बेस्ट जियोलाइट, याद रखिएगा, और इसका काम है एल्कोहल को पेट्रोल में बदल देना। इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूं प्रैक्टिकली, तो ये आपका जियोलाइट है। क्लियर, इस जियोलाइट के अंदर ये पोर्स है सारे के सारे। ठीक है, और पोर की अलग अलग साइज और शेप होता है अलग अलग जियोलाइट्स के अंदर, क्योंकि वहां पर जाके रिएक्टेंट एक ये प्लेटफॉर्म देता है आपस में रिएक्ट करने के लिए। क्लियर, तो ये सारा आपका पोर से सारे के सारे। ठीक है, इसमें वाटर था, आपने गर्म किया तो वाटर बाहर आ गया। क्लियर, अब आप जो जिस भी किसी को आप रिएक्ट करवाना चाहते हैं, उसको आप जियोलाइट्स के साथ में आप अगर क्लब करेंगे तो वो इन पोर के अंदर जाएगा, ये पोर उसको एक्टिवेट करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, जियोलाइट रिमेन एज सच। जियोलाइट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, और बेस्ट जो है वो ZSM-5 है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट जियोलाइट। जियोलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब लास्ट देखते हैं हम इसका, और वो है एंजाइम। लास्ट हम देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट था कैटालिसिस, उसमें हम देख रहे हैं एंजाइम कैटालिसिस। तो वेरी फर्स्ट आना चाहिए व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के लिए कुछ बातें बिल्कुल तय है, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजन है उसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर,
और ये प्लांट्स में भी मिलते हैं एंजाइम और एनिमल्स के अंदर भी मिलते हैं, सब अलग अलग तरह के होते हैं। क्लियर? तो पहले ये आना चाहिए आपको कि व्हाट आर एंजाइम्स। मेन पॉइंट्स ऑफ एंजाइम्स, देखिए एक एक पॉइंट को देखते हैं। हाई मोलिकुलर मास, मैंने कहा ना नाइट्रोजी कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनका मोलिकुलर मास बहुत हाई होगा, नाइट्रोजन होता है उसको प्रोटीन मोलिक्यूल बोलते हैं। तो एंजाइम्स आर नथिंग, हाई मोलिकुलर मास वाले प्रोटीन मोलिक्यूल है। क्लियर? नाउ सेकंड वन, वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट्स, मींस बहुत कम अमाउंट लेने पर भी ये काम करते हैं, इसलिए वेरी इफेक्टिव होते हैं ये सेकंड पॉइंट है आपके पास में। नाउ फॉर्म सॉल्यूशन विथ वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व भी हो जाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, और वो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जो आगे चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं। एंजाइम्स को हम कैटलिस्ट तो बोल रहे हैं, पर हम आपको ये कहते हैं एंजाइम्स को कैटलिस्ट बोलिए, लेकिन बोलिए बायोकेमिकल कैटलिस्ट, बोलना तो है आपको, लेकिन क्या बोलना है आपको? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स, आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब एक बायोकैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम काम करेगा, दूसरा कुछ करवाना है तो उसके लिए दूसरा एंजाइम लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक। एंड द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन ऑप्टिमम बिटवीन 298 केल्विन टू 310 केल्विन और 25 टू 37 और 25 टू 30, इस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? एंड एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, एंजाइम के लिए पीएच भी 5 to 7 के बीच में जो होगा वो एंजाइम जो होगा वो हाईली एक्टिव होगा। क्लियर? एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच 5 to 7। ओके, तो एंजाइम्स का एक बार पॉइंट देख। फर्स्ट पॉइंट, एंजाइम्स का मोलिकुलर मास बहुत हाई होगा बिकॉज ये प्रोटीन मोलिक्यूल है, नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वेरी इफेक्टिव। सेकंड पॉइंट, बहुत कम अमाउंट लेने पर भी वर्क करेगा, वाटर के साथ में सॉल्यूशन बना लेगा कोलाइडल। एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इनका नेचर तो मैंने अभी अभी बताया, स्पेसिफिक होता है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग बायोकैटलिस्ट होते हैं। द रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन ऑप्टिमम, तो टेम्परेचर कितना 25 to 37 डिग्री और पीएच होना चाहिए 5 to 7, उसमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं एंजाइम। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स को हम कह सकते हैं जैसे एक डायरेक्टर होता है और एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, तो ये जो मेटल अगर एंजाइम के साथ में है तो ये असिस्टेंट करते हैं उसको, इनको कोएंजाइम बोलते हैं, एंड दे विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो ये मेटल है, देख लीजिए। ठीक है, अब एंजाइम का मैकेनिज्म कैसे होगा उसको देख लेते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं ताकि सब एक साथ आप देख सके। देखिए क्या होता है, इसको एंजाइम जो वर्क करता है वो की एंड लॉक थ्योरी पे काम करता है। ये फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है आपके पास में, ठीक है, और ये वो है सबस्ट्रेट जिसके ऊपर रिएक्शन होनी है, जिसको प्रोडक्ट में चेंज होना है। अब मैंने कहा था एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, तो आप देख रहे हैं ना एक पर्टिकुलर ये जो साइट है वो इस साइट में फिट होगी, तो यू विल गेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर इस सबस्ट्रेट के लिए यही एंजाइम काम में आएगा। तो इसीलिए हमने बताया कि की एंड लॉक सिस्टम है, जैसे एक चाबी से एक ताला खुल सकता है, एक की से एक लॉक ओपन हो सकता है, वैसे ही एक तरह से दूसरा इस तरह से हो सकता है। फिर देखिए ये जो सबस्ट्रेट जो है, क्लियर, ये एंजाइम के कांटेक्ट में आते ही कि एंजाइम इसको मोटिवेट करेगा और इसको प्रोडक्ट में बदल देगा, एंड वंस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड तो एंजाइम वापस से कैसे सेपरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड की लॉक थियरी। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन कैटलिस्ट सरफेस कॉल्ड एक्टिव साइट। तो ये जो कैविटीज थी आपके एंजाइम के, ये क्या थी बोलो? एक्टिव साइट। ओके, जिसका डेफिनेट शेप है, ओके, जिसका डेफिनेट शेप है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, दीज एक्टिव साइट कंटेन, ये जो एक्टिव साइट जितनी भी होगी इनके ऊपर फंक्शनल ग्रुप होंगे, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोल, एल्कोहल। क्लियर, जो सबस्ट्रेट जो जिसके ऊपर रिएक्शन होनी है उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट जिसको रिएक्शन करनी है, विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेप?
जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम का शेप ऐसा है, क्लियर, तो डेफिनेटली जो सबस्ट्रेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, तभी ये इसके अंदर क्या होगा बोलिए, एडजस्ट होगा। ये तभी इसके अंदर एडजस्ट होगा जब इसका शेप ऐसा होगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, विच ए कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिट इनटू दिस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और ये की लॉक हो जाएगा, फिट हो जाएगा तो की लॉक हो जाएगा। ड्यू टू अबाउ प्रोसेस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, डेफिनेटली ये एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो अनस्टेबल होता है, और फिर ये एंजाइम में वापस सेपरेट हो जाता है और आपको प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा जो आपको समझना है इसको ध्यान से आप देखिए। एंजाइम ये एंजाइम है आपका, देखिए मैं एक एक वापस बता देता हूं क्योंकि ये आपको आना चाहिए बिल्कुल। ये आपका एक एंजाइम है, नंबर ऑफ कैविटीज इसके अंदर है, देखिए नंबर ऑफ कैविटीज, ये देख रहे हैं ना, कैविटी अलग अलग शेप है इनका सबका, ओके, और डेफिनेट शेप है, क्लियर। इनको क्या बोलते हैं, इनको एक्टिव साइट बोलते हैं, और इन एक्टिव साइट में क्या होता है, ग्रुप्स होता है, NH2COH फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब जो सबस्ट्रेट जिसको रिएक्शन करनी है, जिसको कैटेलाइज जिसको करना है, वो मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप, वो एंजाइम के साथ फिट होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो हाईली अनस्टेबल होता है, फिर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड एंजाइम रिमेन एज सच। ये सारा के सारा जो है वो आपका जो प्रोसेस है वो एंजाइम के लिए है, ठीक है, बराबर। तो आज दो चीजें हमने की है इस कैटलिस्ट के लास्ट में, कैटेलिसिस में हमने लास्ट वीडियो में, एक तो हमने किया है जियोलाइट्स, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखिएगा, और सेकंड हमने किया है एंजाइम, क्लियर। ये दोनों ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप सरफेस केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को आप देख रहे हैं तो याद रखिए, पहले एडजॉर्प्शन मिलेगा, उसमें आपको 3 वीडियो मिलेंगे, फिर आपको कैटेलिसिस मिलेगा, उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 3 मिलेंगे, और इसके बाद जब जाएंगे तो चैप्टर का फाइनल मिलेगा, डेट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच बच्चों, और बहुत अच्छी तरह से इसको एक बार 2 बार देख लीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप अच्छा कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।